ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे समझनी काफी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है ओएलएस क्या होता है। ओएलएस क्या होता है ये हमको समझना है। व्हाट इज द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। सो ओएलएस का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, तो ये क्या है ओएलएस? आपने बहुत सुना होगा इकोनोमेट्रिक्स में ओएलएस के बारे में। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इसका डेफिनेशन देख लीजिए, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग unknown parameters in linear regression model. In linear regression model by principle of minimizing the sum of squared residuals. समझिए, ओएलएस एक मेथड है जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, उसके पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए हम ओएलएस का एक मेथड यूज करते हैं। ओएलएस का मेथड एक प्रिंसिपल के बेस पे है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल्स। ये प्रिंसिपल अच्छे से याद कर लो, जब भी ओएलएस आए दैट मींस मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल्स। रेसिड्यूल्स क्या होते हैं? एरर टर्म होते हैं। ठीक है, एक मॉडल समझते हैं। दिस इज योर मॉडल। ठीक है, ये y क्या है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। म्यू क्या है? दैट इज एरर टर्म। एरर टर्म, ठीक है। ये अल्फा एंड बीटा क्या है? ये है आपके कांस्टेंट्स या ये है आपके पैरामीटर्स, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो इस इक्वेशन में मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को फाइंड करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल्स। उसको हम ओएलएस बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल्स क्या है, समझते हैं इसको भी। ये म्यू आपका एरर टर्म है, या इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल भी बोल देते हैं, इसको हम डिस्टर्बेंस टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिस्टर्बेंस टर्म। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिजिनस वेरिएबल बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सिजिनस वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी बोल देते हैं, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ये क्या है? दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आप ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेसिकली क्या होता है? इट इज ए मॉडल in which one variable y is expressed as function of another variable x. One variable y is expressed as function of other variable x. समझ आया ना? यहाँ पे y जो है वो किसका फंक्शन है? x का। ठीक है, सो y is expressed as function of another variable x and disturbance term mu। डिस्टर्बेंस टर्म mu मतलब जो y है वो किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर एंड mu इनके एरर टर्म पर। मान लीजिए y मेरा क्या है? कंजम्पशन है। मेरा कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पर। मान लो x इनकम है, y कंजम्पशन। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, तो ये इस तरह से मॉडल बनेगा। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। इसमें एरर टर्म क्या रहता है? इसका मीनिंग क्या होता है? क्या क्या पर्पस है इसका? ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक बात? अब आते हैं मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल्स वाली बात पर। इसका क्या मतलब है? ओके, सो ये जो मेथड का नाम है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर।
जिसको हम बोलते हैं द लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। ये क्या हो रहा है, एक मिनट। परमजीत जी, बैकलॉग के लिए आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है, ठीक है। मैं आप सबको एडवाइज करती हूँ, जब तक आपका बैकलॉग नहीं ना कवर होता, लाइव क्लास देखने मत आया करिए, बिकॉज समझ में ही नहीं आएगा कुछ। वो कहते हैं ना, एक मकान की नींव ही नहीं बनी तो जो पहली मंजिल दूसरी मंजिल कैसे हम खड़ी कर सकते हैं अगर उसकी नींव ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्लाट लिया, कोई रॉ प्लाट लिया, उसकी नींव भरनी पड़ती है ना, तब जाके उस पर हम मंजिलें खड़ी करते हैं। अगर आपने नींव नहीं भरी तो मंजिलें टिक नहीं पाएंगी। सेम इन द वे, कोर्स लेते हो, बैकलॉग कवर करिए पहले, फिर लाइव क्लास देखनी है। दिस इज माय सजेशन, ठीक है। आइए, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा? यस, स्क्रीन दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है आपको? ओएलएस मेरी फोटो चाहे नहीं दिख रही, बट स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताना। यस, प्लीज हरी अप सो दैट आई कैन कंटिन्यू। और वो अपनी फोटो लाने के चक्कर में ना, यहाँ पे क्या है कि वो थोड़ा लोड ज्यादा ले रहा है और लिखा नहीं जा रहा था प्रॉपर। अभी देखो सही लिखा जाएगा बिल्कुल। दिख रहा है सबको? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज का जो टॉपिक है ना, ये आपका इकोनोमेट्रिक्स की एक नींव है, फाउंडेशन है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जैक्ट एग्जाम में चाहे आपको इससे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट इकोनोमेट्रिक्स की एक नींव है, ओएलएस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सो क्या मैं अब यहाँ पे समझाने वाली थी आपको मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिडुअल्स, ठीक है। सो द लीस्ट स्क्वेयर क्राइटेरिया requires that regression line can be drawn in such a way that to minimize the sum of squares of deviations of the observations from it. तो हमको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब डेविएशंस, ऑब्जर्वेशंस की डेविएशंस के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करना पड़ता है। ये ऑब्जर्वेशंस की डेविएशंस का स्क्वायर का सम आखिर है क्या? ये देखिए, ये है, ये दिस वन, ये मैंने आपको इक्वेशन करवाई है अभी रिग्रेशन की। यस, दिस इक्वेशन यहाँ पे देखिए, सिग्मा ई आई स्क्वायर। ये आप सब सोचोगे कि मैंने वहां पे यू लिखा था, यहाँ पे ई क्यों लिखा है। देखो, अगर मैं मॉडल बनाती हूँ ऐसे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, ये मेरा एक पॉपुलेशन का मॉडल बनता है। अगर मुझे अल्फा एंड बीटा पॉपुलेशन की एस्टिमेट है तो मॉडल ऐसा बनेगा। बट अगर मुझे इनको सैंपल के रिजल्ट शो करना, सैंपल के स्टैटिस्टिक जो हमने पढ़े थे, तो ये मॉडल मेरा ऐसे बनता है, ठीक है। दिस इज लाइक दैट। ये एरर टर्म प्रॉक्सी हम यू का ई लिखते हैं ये सैंपल मॉडल में, ठीक है। तो ये मॉडल बनेगा मेरा। सो ये रेसिडुअल है मेरा। हमने क्या पढ़ा? मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है। ये क्या है? सिग्मा ई आई स्क्वायर। सिग्मा ई आई स्क्वायर का मतलब क्या है? ई का मतलब रेसिडुअल, स्क्वायर, एंड दिस इज सिग्मा। आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। इसको मुझे मिनिमाइज करना है, बेसिकली इसको मुझे मिनिमाइज करना है। ये ओएलएस है। ओएलएस का मतलब ये है इस चीज को मिनिमाइज करना, ठीक है। इस चीज को मिनिमाइज कैसे करेंगे हम? इस चीज को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि इसका डेरिवेशन निकालो, डेरिवेशन को जीरो को इक्वल पुट करो। मैक्सिमम में ऐसे ही करते हैं ना, डेरिवेशन को जीरो को इक्वल पुट करते हैं। तो ये मेरा मॉडल, अगर मैं ई को इस साइड ले आऊंगी, इसमें ई को इस साइड ले आऊंगी, तो मॉडल क्या बनेगा? वाई आई माइनस अल्फा कैप माइनस बीटा कैप एक्स, ठीक है। इस साइड भी सिग्मा ले लिया, इस साइड भी सिग्मा ले लिया, इस साइड भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड भी स्क्वायर ले लिया। ये मेरा मॉडल बना,
अब ओएलएस का मकसद है कि इसको मुझे मिनिमाइज करना है, यानी कि इसकी डेरिवेशन निकालनी है और उस डेरिवेशन को जीरो के इक्वल पुट करना है। क्लियर? तो अब ये सारा डेरिवेशन निकालना, उसको जीरो के इक्वल पुट करना, ये सब्जेक्टिव एग्जाम का हिस्सा है। अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के हमारे बैचेस में, पीजीटी में तो नहीं, एपी वाले बैच में ये सारी डेरिवेशंस आपको करवाई गई है। ठीक है, तो इनको हमको जीरो को इक्वल पुट करना है, राइट? तो जब हम इसका सारा डेरिवेशंस करके इनको जीरो को इक्वल पुट करते हैं ना, तो अल्फा एंड बीटा का रिजल्ट निकल आता है, जो कि ये निकलता है। बीटा की वैल्यू आती है सिग्मा एक्स आई वाई ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आती है वाई के ऊपर बार है, वाई के ऊपर बार का मतलब होता है वाई का मीन है, माइनस बीटा कैप एक्स की बार यानी कि एक्स का मीन। तो ये मेरा रिजल्ट निकलता है, बेसिकली ये मेरे अल्फा एंड बीटा के पैरामीटर्स निकलते हैं बाय द वे ऑफ ओएलएस, बाय द वे ऑफ मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। ठीक है, ये रही बात है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी ना, दैट रिग्रेशन लाइन कैन बी ड्रॉन इन सच ए वे। इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब आपको समझा देती हूँ। ये देखो, इसकी ना बेसिकली एक डायग्राम बनता है। ये रिग्रेशन लाइन बनी मेरी, मान लो दिस इज अ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन में, एक रिग्रेशन लाइन में क्या होता है, आपके पास ऑब्जर्वेशन है एक्स की 1 2 3 4। कहते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ये लाइन के ऊपर लाई करती हैं, कुछ जो ऑब्जर्वेशन होती हैं जो लाइन के नीचे लाई करती हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन लाइन के ऊपर लाई करती हैं वो पॉजिटिव डेविएशंस कहलाती हैं, जो ऑब्जर्वेशन लाइन के नीचे लाई करती हैं वो नेगेटिव डेविएशंस कहलाती हैं। तो इनका जब पूरी का सम करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफसेट हो जाएंगी, दैट विल इक्वल टू जीरो। तो दैट्स वाई जो आपका सिग्मा ई है वो जीरो हो जाएगा। तो हम मिनिमाइज सिग्मा ई को नहीं करते, हम मिनिमाइज करते हैं सिग्मा ई स्क्वायर को। दैट्स द रीजन। ठीक है, कभी भी आपसे कोई ये चीज पूछे कि हम स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स को क्यों मिनिमाइज करते हैं, सम ऑफ रेसिडुअल्स को क्यों नहीं मिनिमाइज करते, क्योंकि सम ऑफ रेसिडुअल जीरो बन जाता है। ठीक है, सम ऑफ रेसिडुअल जीरो बन जाता है बिकॉज एक रिग्रेशन लाइन में कुछ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव रहती है, कुछ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो उसके कारण टोटल जो है उसका वो जीरो हो जाता है ना। जैसे मान लो मेरा +2 है, एक तरफ -2 आ जाएगा तो जीरो बन जाएगा। फाइन, तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। फिर अभी हम एरर टर्म एंड रेसिडुअल के बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं। आप दोबारा से क्लास देखियो, इसका यही हल है। ठीक है, बिकॉज बहुत बेसिक पढ़ लिया हमने अब तक, अब हमको एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, बट आपको एडवांस समझना पड़ेगा। तो एडवांस समझने के लिए क्लास को आप बार बार रिपीट देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देन यू विल अंडरस्टूड। ठीक है, अगर आप इकोनोमेट्रिक्स पहले बिल्कुल नहीं पढ़ के आए तो पहली बार में शायद आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू वॉच द सेशन 2 3 टाइम्स। पर अगर मैं एडवांस नहीं करवाऊंगी तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, यू हैव टू डू एडवांस। और ये भी एडवांस है ही नहीं है, इकोनोमेट्रिक्स बहुत एडवांस है इससे भी। ये बेसिक है इकोनोमेट्रिक्स का बेसिकली जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, बट आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ये एडवांस लग रहा है, अदरवाइज ये बेसिक है इकोनोमेट्रिक्स का। ठीक है, तो मिनी मलिक जी आप नोट्स वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ मिल जाएगी, इसका भी मैंने अपलोड नहीं किया पीडीएफ। ठीक है, और हाथ में कॉपी पेन पकड़कर इस चीज इसको देखना। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको एरर टर्म के बारे में भी थोड़ा समझाती हूँ। वेट,
एरर टर्म या जिस रेसिडुअल की हम बात कर रहे थे वो क्या होता है, वो क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। पैरामीटर की जो वैल्यू मैंने ऑब्जर्व की और जो उसकी असली वैल्यू है उसमें डिफरेंस को हम एरर टर्म या रेसिडुअल बोलते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे एक मैं मॉडल बना रही हूँ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई, ठीक है। अब मान लो ये जो मेरा y है ये डिमांड है, ठीक है। मान लो x मेरा प्राइस है। अब मुझे एक चीज बताओ, डिमांड प्राइस पर तो डिपेंड करती है, बट डिमांड प्राइस के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिपेंड करती है, राइट। डिमांड इनकम पर भी डिपेंड करती है, डिमांड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर भी डिपेंड करती है, डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करती है, राइट। बहुत सारी चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, नॉट ओनली प्राइस। बट मैंने यहाँ पे कंसीडर सिर्फ प्राइस को किया, बाकी सभी वेरिएबल्स को मैंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो इस एरर टर्म में बेसिकली वही चीजें एडजस्ट होती हैं, अदर वैल्यूज को, अदर वेरिएबल्स को हम इसमें एडजस्ट करते हैं जो मैंने अपने मॉडल में कंसीडर किए नहीं है, बट जिसके कारण मेरा रिजल्ट जो है, मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज डिमांड प्राइस के अलावा और चीजों पर भी डिपेंड करती है। उन्हीं चीजों को ये एरर टर्म रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये एरर टर्म जो है आपका रैंडम होता है। रैंडम क्यों होता है इसके बारे में आगे हम समझेंगे। रैंडम को हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक, रैंडम को हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक। कभी भी पूछा जाए एरर टर्म रैंडम है कि नॉन रैंडम है, रैंडम है, यानी कि स्टोकेस्टिक है। स्टोकेस्टिक वर्ड रैंडम का ही सिनोनिम है, ठीक है, समानार्थक है। स्टोकेस्टिक एरर टर्म दैट इंक्लूड्स all those variables that can't be quantified or the variables that can't be included in the model, that can't be included, जैसे कि टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनको जिन वेरिएबल्स को मैंने अपने मॉडल में ऐड ही नहीं किया उनको मैं एरर टर्म से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, मेरे पास उन वेरिएबल्स पर डाटा नहीं है या सोर्सेज नहीं है, इसलिए मैंने उन मॉडल्स को अपने उन वेरिएबल्स को अपने मॉडल में ऐड नहीं किया, और लैक ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी, और एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, मतलब उस डाटा का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है ना, या उसमें एरर्स आते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, और रेंडमनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब समझाती हूँ इसका, रेंडमनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बेसिकली उसने एरर टर्म इंक्लूड करने के कारण बताए। कहते हैं बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें ह्यूमन की प्रेफरेंसेस, इनके बारे में चॉइसेस बदलती रहती हैं। ह्यूमन का बिहेवियर एक तरह से थोड़ी ना रहता है, बदलता रहता है ना। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन पर डाटा अवेलेबल नहीं होता, या उन डाटे की मेजरमेंट में एरर्स होते हैं। तो दैट्स वाई उन वेरिएबल्स को हम अपने मॉडल में ऐड ही नहीं करते, जिसको हमको लगता है कि इस पर डाटा अवेलेबल नहीं है, या इसमें एरर्स ऑफ मेजरमेंट आ सकते हैं, या इसमें ह्यूमन बिहेवियर में रैंडमनेस है, टेम्परेरी, मतलब वो चीज पसंद कर रहा है आने वाले टाइम, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की रैंडमनेस का मतलब है कि चेंज होता रहना उसका बिहेवियर, टेम्परेरी, आज वो ये चीज है, दूसरे दूसरे टाइम उसके पास ये चीज नहीं है ना, या आज वो इस चीज को पसंद कर रहा है, दूसरे टाइम वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण हम कुछ वेरिएबल्स को अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करते, और उन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है एरर टर्म। मैंने आपको साफ साफ डिमांड प्राइस वाली एग्जांपल समझा दी, डेफिनेशन तो सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा था कि चीज समझ आ जाए, बाकी जो मैंने एग्जांपल समझाई अगर आप उसको समझ लोगे तो एरर टर्म कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको जिंदगी में, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक ये चीज जो मैंने आपको करवाई है ना, बीटा एंड अल्फा की वैल्यूज, ये आपको याद रखनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसी तरह एक ये वैल्यू आपको मैंने करवाई है वेरिएंस की, दिस वन, मैं यहाँ पे ग्रीन से टिक कर रही हूँ इन फार्मूलों को। ये वेरिएंस है, किसका वेरिएंस है ये? बीटा कैप, इसका बीटा कैप का ये वेरिएंस है, इसका फार्मूला है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर यू ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। और इसके वेरिएंस का फार्मूला भी तो लिखना है, इसके वेरिएंस का फार्मूला, इसके वेरिएंस का रहने दो, डिफिकल्ट हो जाएगा और आपसे याद भी नहीं होगा, उसका याद रख लो बस, इतना डिटेल में नहीं करने की जरूरत, इसको इतना याद रख लो तब भी काफी है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अभी हम करेंगे आगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस। वो भी मैं आपको लिख के ही करवाऊंगी। ठीक है जी, ओके, सो assumptions, assumptions of simple linear regression model। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं assumptions of OLS, या ऐसा बोल सकते हैं assumptions of error term भी इसको बोलते हैं, error term की assumptions। सबसे पहला इसका assumption है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कि जो मेरा रिग्रेशन मॉडल जो मैंने अभी आपको करवाया, ये वाला रिग्रेशन मॉडल, कैप का मतलब कि वो सैंपल का रिजल्ट है, ठीक है, ये रिग्रेशन मॉडल ये लीनियर रहता है। लीनियर, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये पैरामीटर्स में लीनियर रहता है या वेरिएबल्स में लीनियर रहता है। देखो, द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से हैं इसमें बताओ, what are the parameters in this model? Alpha and beta, these are the parameters। ठीक है, these are the parameters, या इनको कांस्टेंट्स भी बोल देते हैं। द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर का क्या मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स में लीनियरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट पैरामीटर्स में लीनियरिटी है। समझ गए बात को? ठीक है, लीनियरिटी मतलब हाईएस्ट पावर 1। फिर दूसरा इसका assumption रहता है फिक्स्ड एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यूज मतलब जो मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाली वैल्यूज है, ये फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी समझाती हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं दैट माई एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म। एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरी एक्स की वैल्यू जो है ना वो फिक्स रहती है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, दैट वैल्यूज टेकन बाय, अच्छा इसको हम रिग्रेसर भी बोलते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ, देखिए ये जैसे मेरा एक मॉडल है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको हम इंडिगनस वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिगनस वेरिएबल, इसको हम रिग्रेसेंट भी बोलते हैं, रिग्रेसेंट, रिग्रेसेंट, रिग्रेसेंट। ठीक है, एक्स आई को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल देते हैं, एक्सिजिनस वेरिएबल भी बोल देते हैं, या रिग्रेसर भी बोल देते हैं, रिग्रेसर। ठीक है, यूआई को हम डिस्टर्बेंस टर्म भी बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं, एरर टर्म, या रेसिडुअल बोल देते हैं। ठीक है,
ठीक है जी, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रही थी, वैल्यूज टेकन बाय रिग्रेसर। रिग्रेसर क्या था, एक्स may be considered fixed in repeated sample, may be considered fixed in repeated samples। इसका मतलब पता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक y वेरिएबल है, ठीक है, इसमें आ रही है क्वांटिटी सोल्ड ईच डे, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ x वेरिएबल जो कि प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइस मेरा सेम है, 2 रुपए, ठीक है। इस 2 रुपए प्राइस पर मैं देख रही हूँ, पहले दिन क्वांटिटी बिकी 200, दूसरे दिन क्वांटिटी बिकी 300, तीसरे दिन क्वांटिटी बिकी 150। बात समझे। सो बेसिकली ये जो मॉडल है इसमें जो वाई है वो चेंज होता जा रहा है ना, बट एक्स सेम रह रहा है। वैल्यूज टेकन बाय रिग्रेसर एक्स में बी कंसीडर्ड फिक्स इन रिपीटेड सैंपल्स। रिपीटेड सैंपल्स का मतलब है पहली बार देखा, दूसरी बार, या ऐसा बोल सकते हो कि पहले सैंपल में देखा, दूसरे सैंपल में देखा, तीसरे सैंपल में देखा, सेम प्राइस पर कौन कौन सी अलग अलग क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, तो एक्स इज कंसीडर्ड इन फिक्स इन दैट केस। समझ गए। सो आप ऐसे बोल सकते हो, वाई रिकॉर्ड्स क्वांटिटी सोल्ड ईच डे एट सेम प्राइस। ठीक है, तो इसका मैंने आपको ये भी बताया कि एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म। इसका मतलब ये होता है एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म का। अच्छा, इसको हम अलग करते हैं, रहने दो, इसको एक में नहीं समझते। इसको हम थर्ड वाली में समझते हैं, दैट एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एरर टर्म। देयर इज नो, दोनों का कोरिलेशन जीरो है, दोनों का कोवेरिएंस जीरो, दैट मींस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो एक्स एंड एरर टर्म आर इंडिपेंडेंट, इसका ये मतलब है। फिर इसका assumption आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumption, एरर टर्म का assumption है ये, दिस। इसका क्या मतलब है, दैट इज जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म। डिस्टर्बेंस टर्म यानी कि एरर टर्म। एरर टर्म का मीन हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, याद रखना। एरर टर्म का मीन हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है उसका एवरेज, उसका मीन। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म यू आई इज जीरो। समझ गए, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब उसका मीन। मीन क्या है एरर टर्म का, जीरो है। पांचवा जम्पशन हम इसका लेके चलते हैं, फिफ्थ जम्पशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यू। इसका क्या मतलब है, जब मैं इस पर स्क्वायर लगा रही हूं ना, दैट मीन्स वो वेरिएंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वेरिएंस। इसका मतलब ये है दैट वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल या डिस्टर्बेंस टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट फिगर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ कह सकते हैं, देयर इज होमोसेडास्टिसिटी। होमोसेडास्टिसिटी आगे जाके हम हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसमें ये और क्लियर हो जाएगा। फिर इसका हम assumptions लेके चलते हैं, एक एरर टर्म्स आर रैंडम। एरर टर्म्स आर रैंडम मैंने ये पहले ही आपको समझा दिया। एरर टर्म्स आर रैंडम का बेसिकली मतलब ये होता है कि एरर टर्म कोई भी वैल्यू ले सकता है। एरर टर्म 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, इट कैन टेक एनी वैल्यू। इट कैन टेक एनी वैल्यू, रैंडमली कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ठीक है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। फिर और इसका assumption,
एक्स जो होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो रैंडम नहीं होते, वो नॉन रैंडम होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सो दे आर नॉन रैंडम, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो फिक्स रहते हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर में। ठीक है, फिर जो एरर टर्म है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करने का मतलब मैंने क्या समझाया था कि उस चीज का मीन 0 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट है। ठीक है, मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो 1 होता है, बट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज कांस्टेंट। 1 भी तो एक कांस्टेंट है ना, 1 कौन सा वेरिएबल है, 1 इज अ कांस्टेंट, है ना। सो जो एरर टर्म है दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसका assumption और एक्स आर अनकोरिलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉडल में एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बट ये assumption वहां पे अप्लाई होती है अगर मेरा रिग्रेशन मॉडल सिंपल लीनियर नहीं मल्टी रिग्रेशन मॉडल है। इफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का मतलब है जिसमें मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, जैसे ऐसा मॉडल है, देखो बीटा एक्स प्लस बीटा टू, मान लो इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, x2 प्लस म्यू, ऐसा मॉडल है। अब ये मॉडल में देखो जो मेरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एक से ज्यादा, इस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो इस केस में हम असम्पशन लेके चलते हैं कि जो एक्स है ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। इसका मतलब होता है देयर इज नो मल्टी कोलिनियरिटी, देयर इज नो, आगे जाके हम मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, फिर और भी इसकी assumption है, कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर इसकी assumption है एरर्स आर नॉन ऑटो कोरिलेटेड, एरर्स आर नॉन ऑटो कोरिलेटेड। इसका क्या मतलब है कि एरर टर्म्स भी आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स कोवेरियंस ऑफ यू आई यू जे इज इक्वल टू 0, मतलब एरर टर्म्स में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, देन the number of observations, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, that must be greater than the number of parameters to be estimated। इसका मतलब समझाती हूँ, पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं k से, to be estimated। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग। अब देखो, मान लो ये मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल में मुझे बताना पैरामीटर्स कितने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यस, टेल मी, इस मॉडल में पैरामीटर्स कितने हैं, ये वाले पहले मॉडल में 1 2 3, 3 पैरामीटर्स। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशंस कितनी, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि वो कितने ऑब्जर्वेशंस ले रहेंगे, y1 y2 y3 y4, जिसको हम आई कंसीडर करते हैं यहाँ पे, वो ऑब्जर्वेशन है। आई ऑब्जर्वेशन आई से एन तक जाती है। ठीक है, जैसे एन मान लो मेरा 4 है, समझे बात। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इसमें 4 लिखी है मैंने। सो वो कहता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो पैरामीटर से ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए बात, इज इट क्लियर।
ये चीज। सो दीज आर ऑल द assumptions। बताइए मुझे, क्लियर हुई सबको यहां तक सारी चीजें? गोल्स मार्कअप थ्योरम आज करना है कि कल कर ले? गोल्स मार्कअप थ्योरम, फिर इसमें एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, फिर इसमें कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनेशन, ये सारा कल कर ली? बताइए। ओके, मंडे को करवा देना, ठीक है। दोबारा देख लेना बिल्कुल। इस क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ सबको। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे, आपकी इजीनेस के लिए आपको कम करवाएंगे कि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, इतना ही करवा देते हैं, है ना। तो या कई एजुकेटर्स ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा करवा देते हैं, हद से ज्यादा, ठीक है। बट एक रेलिवेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आपको कम नहीं करवा सकती, मैं आपको ज्यादा नहीं करवा सकती। दैट्स द रीजन कि आई कैन प्राउडली से कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जितनी सक्सेस स्टोरीज हमारी जाती है ना, किसी और की नहीं जाती। सो जितना आपके लिए जरूरी है उतना करवाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ये सोच रहे होंगे कि हमने इकोनोमेट्रिक्स कभी पढ़ा नहीं है, अब एकदम से इतना कैसे पढ़े। बट अगर मैं वो करवाऊंगी ही नहीं तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, अगर एडवांस लेवल का नहीं करवाऊंगी। एडवांस करवाना पड़ेगा। मुझे ये नहीं सोचना कि आपकी आपकी सुविधा किसमें है, मुझे ये देखना है कि आपको वो करवाना है कि जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आप मुझे गालियां दे देंगे, क्या करवाई जा रही है मैम, इतना एडवांस जाई जा रही है, हमें ऊपर से गुजर रहा है। बट जब ये चीजें पढ़कर आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, देन यू विल गिव मी ब्लेसिंग्स कि अगर मैम ने ना करवाया होता तो हम कैसे एग्जाम में कर पाते, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीजें जरूरी है करनी। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है प्रिया जी, इसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं है। इसमें अभी मैं क्या करवाऊं, इसमें तो फार्मूले थे जो मैंने आपको करवा दिए। इसमें कौन सा न्यूमेरिकल है बताओ? इसमें तो फार्मूले थे। ये देखो, मैंने आपको ओएलएस का मतलब समझाया, फिर मैंने आपको ये फार्मूला करवाया कि मिनिमाइजेशन सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल करके बीटा कैप अल्फा कैप का ये फार्मूला निकलता है, ये वेरिएंस का फार्मूला निकलता है। फिर एरर टर्म का मतलब समझाया, ये मॉडल समझाया सारा, फिर इसकी assumption समझाई है। न्यूमेरिकल्स वाली तो अभी कोई बात ही नहीं हुई इसमें। ठीक है जी शेख जाफर जी, आपकी हो जाएगी अगर आप ध्यान से सभी लेक्चर सुनेंगे तो। सो कल आपको वीकली क्विज मिलेगा आपका, मंडे को आपको मैं करवाऊंगी अगली चीज, ठीक है। शुभम जी, आप एक बार प्लीज दोबारा से वीडियो देखना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज वेरी इजी। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, हमने स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स में पता क्या किया था। ये मेरा एक मॉडल है, सैंपल रिग्रेशन मॉडल ये। तो अब मान लो इस मॉडल से इस ईआई को अलग कर लो, ईआई को इस साइड ले आओ, ये देखो वाई आई माइनस ऐसा करो, इस साइड ले जाओ इसको। ये तो समझ में आ गया ना, इक्वल टू के दूसरी साइड ले गई मैं, ठीक है। तो ये मॉडल मेरा ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब रूल क्या है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिडुअल्स, ये रूल कहता है मेरा। रेसिडुअल क्या है, ये है रेसिडुअल। इस रेसिडुअल को क्या करना है, स्क्वेयर करना है, सम करना है, ठीक है। इसका सम करना है, दैट मीन्स ये चीज। तो इसकी तरफ अगर मैंने सिग्मा लगाया, लेफ्ट हैंड साइड सिग्मा लगाया, राइट हैंड साइड भी तो सिग्मा लगेगा, है ना। इट इज अ रूल ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये इक्वेशन बन गई। अब स्क्वायर भी करना है तो मैंने इस साइड भी स्क्वायर लगा लिया, इस साइड भी स्क्वायर लगा लिया, ये मेरी इक्वेशन बन गई।
अब ओएलएस कहता है कि इसी इक्वेशन को क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज मतलब आप इसका सिंपली फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मतलब इस इक्वेशन को डेरिवेट करूंगी मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में भी, जो कि मेरा पैरामीटर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और इसकी डेरिवेशन मैं निकालूंगी बीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब इसका ये आगे जाके जब हम सम्स करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह के, मैक्सिमा मिनिमा के, तब ये चीजें आपको प्रैक्टिकली और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि डेरिवेशन को 0 इक्वल पुट करते हैं ना जब हम, तो इनकी वैल्यूज निकल आती है जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। यहां से मेरी अल्फा कैप एंड बीटा कैप की वैल्यू निकल आएगी जो मैंने आपको भी फॉर्मूले में करवाई है, ठीक है। दैट इज बेसिकली। आई डोंट थिंक कि अब इससे इजी वे में आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। हाँ, इतना अच्छे से मैंने पहले दिसंबर बैच में पता क्यों नहीं करवाया था पंकज जी, मैं आपको बताती हूँ। दिसंबर वाले बैच में टू बी फ्रैंक लर्नर्स थोड़े एडवांस लेवल के थे, वहां पे ज्यादा बेसिक लर्नर्स नहीं थे। अब मैंने इस बैच में ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लर्नर्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो अभी अभी मास्टर्स करके आए हैं, और वो मास्टर्स में कुछ ज्यादा पढ़ के ही नहीं आई चीजें। दिसंबर बैच वाले स्टूडेंट्स जो थे ना, वो थोड़े ज्यादा मतलब एवरेज स्टूडेंट्स उसमें बहुत कम थे, मतलब बेसिक्स बच्चों के क्लियर थे नॉर्मली। बट इस वाले बैच में बच्चों का पूरा उंगली पकड़कर एक एक चीज करवाना पड़ेगा उनको, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं इस बैच में जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग अगर एजुकेटर काम ना करे तो फिर क्या फायदा, है ना, वो चीज है। चलो ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। बाकी लेक्चर को दोबारा से देखना आप लोग। बाय बाय।